नमस्कार, कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। गुजरात में बीजेपी चुनावी मुद्दों का चक्रव्यूह बनाती जा रही है और केजरीवाल उसमें घुसते जा रहे हैं। सवाल है कि वो घुस रहे हैं या फंस रहे हैं, अभिमन्यु बनेंगे या अर्जुन, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। सिर्फ इस लिहाज से नहीं कि गुजरात में वो कितनी सीटें ला पाते हैं। बीजेपी के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपनी आखिरी कैबिनेट मीटिंग में कॉमन सिविल कोड के लिए कमेटी बना दी। हिंदुत्व के मुद्दे पर चल रहे चुनाव में यह बीजेपी का टॉप गियर था। इसके बाद हिंदुत्व की चुनावी हवा रफ्तार से आंधी बन गई। मजबूरी हो या रणनीति, केजरीवाल ने कॉमन सिविल कोड पर बीजेपी का विरोध नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की नीयत ही नहीं है। नीयत होती तो कॉमन सिविल कोड आ चुका होता। आम आदमी पार्टी के विरोधी केजरीवाल पर अवसरवादी होने का आरोप लगाते हैं। गुजरात में केजरीवाल ने समान नागरिक संहिता का एक तरह से समर्थन कर दिया है। क्या अब आम आदमी पार्टी बीजेपी के सबसे पुराने मुद्दे में शेयर होल्डर बनने को तैयार है, या गुजरात चुनाव के बाद केजरीवाल इस पर सुर बदल लेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हामी भरने के बाद क्या केजरीवाल गुजरात में बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो जाएंगे? अब तक केजरीवाल को कांग्रेस के लिए खतरा माना जा रहा था। क्या अब वो बीजेपी समर्थकों में भी सेंध लगा पाएंगे, या फिर ये सारे दावे हवा हवाई हो जाएंगे? क्या गुजरात चुनाव खत्म होने तक बीजेपी केजरीवाल को खींचकर उस पोल तक पहुंचा देगी जहां से सेक्युलर राजनीति में उनकी घर वापसी नामुमकिन हो जाएगी? आज कुरुक्षेत्र में इसी पर बहस होगी। कॉमन सिविल कोड पर केजरीवाल ने जो कहा, यह बयान आम आदमी पार्टी की पूरी फ्यूचर प्लानिंग के लिहाज से बहुत अहम है। डिबेट शुरू करने से पहले आइए आपको उनका बयान सुनवा देते हैं। उनकी नीयत खराब है। मैं आपको बताता हूं, संविधान के आर्टिकल 44 में साफ साफ लिखा है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना। तो सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए। ऐसा बनाना चाहिए जिसमें सभी समुदायों का रजामंदी हो, सबको साथ लेके, सभी समुदायों को साथ लेके यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? उत्तराखंड के चुनाव के पहले एक समिति बनाई। उत्तराखंड का चुनाव जीतने के बाद अब वो समिति अपने घर चली गई। अब गुजरात के चुनाव के 3 दिन पहले एक समिति बनाई, अब ये भी चुनाव के बाद अपने घर चली जाएगी। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बनाते? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बनाते? अगर इनकी नीयत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की है तो देश में क्यों नहीं बनाते? देश में लागू कर दें। ये लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं क्या? मैं देश के प्रधानमंत्री से यहां से मुखातिब होकर पूछना चाह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री, आप क्यों गुजरात की जनता को झूठ बोल रहे हैं? आप ही की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा आया था यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, तो मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि यकसा सिविल कोड को बनाना सेंट्रल गवर्नमेंट का, मरकजी हुकूमत का काम है। रियासती हुकूमत यकसा सिविल कोड को नहीं बना सकती है। और आज यहां पर गुजरात में बीजेपी की सरकार, क्योंकि चुनाव विधानसभा के होने जा रहे हैं, ये ऐलान किया कि हम एक कमेटी बनाएंगे यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर। मगर भाजपा सिर्फ अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ना चाहती है, और चुनाव से पहले भाजपा की हमेशा ये आदत रही है कि इन मसलों को उठाया जाए ताकि अपनी वोट की राजनीति को या फिर अपने वोट को हासिल किया जाए। और इसी बहस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं नलिन कोहली, प्रवक्ता बीजेपी, अश्वनी उपाध्याय, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, हाजिक खान, इस्लामिक स्कॉलर, पीयूष जोशी, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अब्दुल मन्नान, प्रवक्ता AIMIM। आप सभी का बहुत स्वागत है। नलिन जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। आपके तमाम विरोधी आप पर यही आरोप लगा रहे हैं कि ये आपका चुनावी स्टंट है। आप गुजरात में जनता को लुभाना चाहते हैं, इसलिए ठीक चुनाव से पहले आप UCC का शगुफा छोड़ रहे हैं। प्राची जी, मैं एक वकील हूं, तो थोड़ा सा ना इसका लीगल एस्पेक्ट को समझ लें। अनुच्छेद 44 या आर्टिकल 44 के तहत स्टेट शैल एंडेवर टू हैव ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये तो 1947 में मांग उठी थी, 1950 से संविधान में है।
अब इसका मतलब है कि ये लागू होना चाहिए। लागू अगर कई राज्य आज अगर कर रहे हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि कोई कह सकता है कि संविधान में जो चीज़ है वो लागू ना हो। ये मांग जो है 1985 से 85 से आ रहा है। जब आप अगर याद करेंगे, शाहबानू केस था, सरला मुदगल केस थे, और कई बार हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स में भी आ रहा है। अब इसमें प्रश्न उठाना आज क्यों कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, विषय है क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नहीं करने का कोई कारण नहीं है। अब हम दो पार्टियों पे आ जाते हैं जिनके आपने बाइट लगाए। ओवैसी जी ने बहुत लंबा चौड़ा बोला यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, ज्ञान बांटा। कुछ दिन पहले ओवैसी जी ने, उनकी राजनीति जो है भाजपा विरोधी है और कहीं ना कहीं राजनीति के साथ धर्म को जोड़ने वाली राजनीति है। उन्होंने कहा मुझे सपना आता है कि एक महिला जो है बुर्का पहनी हुई महिला देश की प्रधानमंत्री बने। तो अगर ओवैसी जी अपने सपना को साकार करना चाहते हैं तो अपनी पार्टी के अंदर में किसी ऐसी महिला को अवसर दें, खुद सीट से उतर जाए, उनसे चुनाव लड़वा ले, पार्लियामेंट तक पहुंचा ले, अपने बाकी लोगों से कह लें कि आप जो है क्यों एमएलए हैं, भाई हैं और लोग हैं, कहिए ना कि हम चाहते हैं ये हमारा सपना पूरा हो, तो हम शुरुआत तो अपने से ही करते हैं ना, दूसरों को क्यों ज्ञान दें। ऐसे ही केजरीवाल जी पे आ जाते हैं। केजरीवाल जी कुछ भी कह सकते हैं। चुनाव से पहले मंदिर शोषण के घर है, ये उनके अति करीबी सहयोगी गुजरात के उनके अध्यक्ष ने कहा। महिलाओं को चेतावनी दी मत जाइए। चुनाव के आते आते दीपावली आई तो लक्ष्मी गणेश जी याद आ गए। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पे ज्ञान बांट रहे। दिल्ली की हवा प्रदूषित है, इससे पहले कहते थे कि पराली क्यों जल रही है, हम आएंगे तो पराली जलना बंद होगा पंजाब में, हम मदद करेंगे हमारे किसान भाइयों का, तो मदद भी नहीं कर रहे, पराली जलना बंद भी नहीं करा रहे। दिल्ली में ड्रामेबाजी करेंगे, एलजी साहब पे वार करेंगे। नहीं, इस मुद्दे पर तो आपका समर्थन कर रहे हैं कोहली जी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ठीक है, आना चाहिए। एजेंडा लगातार रहा है और भाजपा इसको इंप्लीमेंट करेगी। तो इस पे तो केजरीवाल आपको समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ होना चाहिए। हालांकि आपकी नीयत पर सवाल उठाया है उन्होंने। मैंने आपसे क्या कहा, वो तो कुछ भी कह सकते हैं ना। आज वो समर्थन करेंगे, कल इसके विपरीत जाएंगे। मैंने तो पराली का उदाहरण दिया। दिल्ली में शराब नीति की बात देख लीजिए। पुरानी नीति सड़ी हुई नीति थी तो नई नीति ले आए। नई नीति में पता पड़ा 2-2.5 हजार करोड़ का घोटाला हुआ है, तो उसको कूड़े के डब्बे में डाल के, जो कूड़े के डब्बे में खुद डाला पुरानी नीति, उसको ले आए। तो आज ये समर्थन कर रहे हैं, कल ये विपरीत बोलेंगे। तो ये चुनाव के समय या उसके इर्द गिर्द कुछ भी कह सकते हैं। अवसरवादी होने का सीरियस नहीं ले की बात आप कर रहे हैं ना, अवसरवादी अरविंद केजरीवाल आप ये कह रहे हैं। अब्दुल मन्नान जी, अभी नलिन कोनी जी की बातों में आपकी पार्टी का जिक्र था, असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र था। यूसीसी पर आपत्ति क्यों है, क्या दिक्कत है अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में लागू हो जाएगा या देश के किसी हिस्से में, किसी राज्य में लागू हो जाएगा तो? देखिए प्राची जी, हमारे बिना जिक्र के तो कोई टेलीविजन डिबेट चलता ही नहीं है। जब तक ओवैसी का जिक्र ना हो जाए तब तक टेलीविजन डिबेट चलता ही नहीं। अब सवाल ये है कि आज गुजरात की बात है, तो गुजरात में नलिन कोहली जी को मैं बताना चाहता हूँ कि ना आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाना है और ना उनको लक्ष्मी जी की वो लगाना है, फोटो लगाना है नोट पे। आप दोनों इस चक्कर में पड़े हो कि हिंदू वोटों को किस तरह से अपनी तरफ खींचा जाए, चाहे केजरीवाल हो चाहे आप, और आपकी यही राजनीति रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो, तो ओवैसी जी क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे भाई ओवैसी जी क्यों नहीं? मोदी जी अपने सीट पर बता देते हैं, किसी औरत को लड़ा देते हैं। आप क्यों नहीं किसी लेडी को अपना अध्यक्ष बनाते हो? आप तो बड़े महिमा मंडित करते हो कि हम महिला के बड़े समर्थक हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि आप लोगों को इतनी जलन क्यों है? अगर एक हिजाब वाली लड़की बैठ जाए प्रधानमंत्री कुर्सी पर, तो ये क्या भारत का संविधान अलाउ नहीं करता है कि हिजाब वाली लड़की बैठ सकती है? क्या कहीं लिखा है संविधान में कि हिजाब वाली नहीं बैठ सकती? अब रहा मामला यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो आप एक देश में एक विधान एक कानून चलेगा। आप गोवा में अलग सिविल कोड चलाओगे, आप जो है गुजरात में अलग सिविल कोड चलाओगे, उत्तराखंड में अलग सिविल कोड चलाओगे। ये कौन सा कानून है? अगर चलाना है तो पूरे देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाओ। वो गोवा में वही कानून रहेगा, वही कानून गुजरात में नहीं रहेगा, वही कानून उत्तराखंड में रहेगा। अब पता चला उत्तराखंड में तो आप लागू नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां के पहाड़ी ट्राइबल जो है एक मर्द से एक औरत से 5 शादी कर सकती हैं। आप गोवा में कानून लगाओगे नहीं, क्योंकि वहां गौकशी पर आप पाबंदी लगा नहीं सकते हो। आप साउथ इंडिया में लगाओगे नहीं, क्योंकि क्या वहां के नायब लोग अपने सगी भांजी से मामा की शादी कर देते हैं।
तो सवाल ये है कि ये सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, ये तो इतना बड़ा अंतर्विरोध हिंदू भाइयों में खुद ही है कि आप इस कानून को नहीं लागू कर सकते। अच्छा मन्नान तो जी, सवाल- आप कह रहे हैं कि ये अलग अलग राज्यों में लेकर आ रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर ये देश में लेकर आते हैं, क्योंकि बीजेपी तो यूसीसी की बात करती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है, अब से नहीं, जब से उनकी राजनीति चल रही है, राजनीति की शुरुआत हुई है, जब से पार्टी का गठन हुआ है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। अगर लेकर आती है भारतीय जनता पार्टी, देश में भी अगर लेकर आती है, तो आप समर्थन कर देंगे क्या? ओवैसी का क्या स्टैंड रहेगा, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? पहली बात तो यह है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इनको पूरे देश में लागू करना है तो सारे पार्टी सारे धर्म सारे समाज के लोगों को बुला के उनसे बात करें। अब जैसे हमारे यहाँ है कि मुसलमान लड़कियों को, भाई को अगर 2 हिस्सा मिलेगा तो बहनों को 1 हिस्सा मिलेगा। अब इनके यहाँ क्या कानून है, क्या ये जो है बहनों को हिस्सा देते हैं बाप की प्रॉपर्टी में? सवाल ये पैदा नहीं, तो होता आप है। समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे ये बताइए। अरे भाई, बैठ के बात तो करोगे कि ऐसे जो ये कह देंगे, कहे मनुस्मृति लागू करूंगा पूरे देश में, तो मान लिया जाएगा क्या? इनका तो मुद्दा ही है कि ये हिंदुत्व को लगाना चाहते हैं। तो इसमें हिंदुत्व की बात कहां से आ गई? ये तो हर वर्ग पर लागू होगा ना कानून मन्नान जी। ये तो हिंदुओं पर भी, मैं आ रही हूँ कोहली जी, ये तो हिंदुओं पर भी लागू होगा, मुसलमानों पर भी, सिख पर भी, ईसाई पर भी। लागू होगा तो कौन सा कानून होगा जो लागू होगा? उस पर तो बहस होनी चाहिए ना। तुम अपनी मनुस्मृति लागू कर दो। वो बताने के लिए अश्वनी उपाध्याय जी हैं, मैं उनके पास जाऊंगी, लेकिन कोहली जी जल्दी से काउंटर करिएगा, मैं बाकी मेहमानों को फिर चर्चा में लाती हूँ। हर उस पर मैं 2 चीजें कहूंगा। हमें कोई जलन नहीं होती है, हमें कोई जलन नहीं होती है जब इनकी पार्टी जो है सपना देखती है कि एक बुर्खा में महिला जो है देश की प्रधानमंत्री बने। हम ये कह रहे थे कि आप अपने लीडर के सपने को पूरा करिए ना, हम आपके बाधा नहीं बन रहे, हम तो आपको कह रहे हैं अपना सपना पूरा करिए, लगिए और पहले किसी को एमपी बनाइए, एमएलए बनाइए। दूसरी बात आइए कि इसको समझिए आप, अनुच्छेद 14 या आर्टिकल 14 कहता है समानता। हम सब नागरिक जो है भारतीय नागरिक है पहले और एक बराबर है। तो क्या इस देश में ऐसी विधि हो सकती है जिसमें एक महिला दूसरे महिला से कम या ज्यादा उसके अधिकार हो? यही तो मूल मुद्दा है, इसलिए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है। इसी को तो कह रहे हैं वो कोहली जी कि आप पूरे देश में लागू करिए ना, आप राज्य में क्यों लागू कर रहे सिविल हैं? कोड ले लिया ना, आप राज्य में क्यों लागू कर रहे हैं? जब उत्तराखंड के चुनाव आए तो आपने वहां पर कैबिनेट से पास करवा दिया, गुजरात में आए तो आपने गुजरात में पास करवा दिया। 80% ने, वही तो एक प्राची जी 80% हिंदुओं ने अपने पे सिविल कोड लागू तो कर ही दिया 1956 में। ये 20% जो बचा हुआ है इनके अलग अलग कानून है। चलिए, और मैं आप देखिए इस पर कैसे ये गुमराह करते, मनुस्मृति तक को खींच ले आते। ठीक है, मैं इस पर चर्चा करूंगी। अश्वनी उपाध्याय जी, आप तो लंबे समय से कानूनों को लेकर बात करते हैं और इस देश के कानूनों, अपने धर्म को देखिए ना, दूसरों को क्यों खींच रहे हैं? ठीक है कोहली जी, ये जो अब एक नई चर्चा शुरू हो गई है, गुजरात से शुरू हुई, हालांकि उत्तराखंड में भी शुरू हुई थी ये चर्चा, ये पूरे देश में होनी चाहिए या गुजरात में होनी चाहिए, ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये कई सारे प्रश्न हैं जो खड़े हो रहे हैं इसको लेकर। प्राची जी, मैं सबको ध्यान से सुन रहा था, मैं आपसे निवेदन करूंगा 2 मिनट मुझे अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। भारत संविधान से चलता है, संविधान का मतलब ही होता है संविधान, समान विधान, सबके लिए समान विधान। इस देश में जो टैक्स का विधान सबके लिए बराबर है, दंड का विधान सबके लिए एक है, लेबर लॉ जो है सबके लिए एक है। अनफॉर्चुनेटली नागरिक विधान जो सिविल कोड है वो सबका अलग अलग चल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नागरिक अधिकारों के मामले में वास्तव में आप इस देश में संविधान नहीं बल्कि बहुविधान चल रहा है। दुनिया के किसी भी देश में जो सेकुलर देश है वहां पर्सनल लॉ नहीं होता, क्योंकि सेकुलरिज्म और पर्सनल लॉ ये नदी के 2 किनारे हैं। जहां पर्सनल लॉ होता है वो सेकुलर नहीं होता, जहां सेकुलर होता है वहां पर्सनल लॉ नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली हम कहते हैं भारत सेकुलर है, लेकिन यहां पर्सनल लॉ के साथ खड़े हो जाते हैं। हम कहते हैं भारत में संविधान है और एक्चुअल में बहुविधान, यहां बहुविधान का समर्थन करते हैं, बहुविधान को कंटिन्यू करते हैं। मैं मूल विषय पे आता हूं। भाई, कॉमन सिविल कोड आने से होगा क्या? कॉमन सिविल कोड आने से ये हो जाएगा, लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर हो जाएगी, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। कॉमन सिविल कोड आने से जो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स है, तलाक का आधार और तलाक का तरीका देश की सभी बहन बेटियों के लिए एक हो जाएगा। अगर कोर्ट से होगा सबका होगा, मौखिक होगा सबका होगा, पंचायत से होगा सबका होगा, जो भी होगा सबका होगा। इसमें किसी को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? अगर कॉमन सिविल कोड आने से सबको गुजारा भत्ता मिलेगा, अभी देश की सभी बहन बेटियों को गुजारा भत्ता नहीं मिलता, खासतौर पर हमारी मुस्लिम बेटियों को गुजारा भत्ता नहीं मिलता, केवल उनको मेहर की रकम मिलती है, वो 10,000, 15,000, 20,000 रुपए होता है। तो अगर उनको भी अगर गुजारा भत्ता मिलेगा, इसका तो स्वागत करना चाहिए। कॉमन सिविल कोड आएगा तो
बच्चा गोद लेने का अधिकार सबको मिल जाएगा, प्रॉपर्टी का राइट सबको मिल जाएगा, वसीयत का अधिकार सबको बराबर मिलेगा, विरासत का अधिकार सबको बराबर मिलेगा, बच्चे के भरण पोषण का अधिकार सबको बराबर मिलेगा। इसका तो स्वागत करना चाहिए। और एक बात मैं जरूर कहूंगा प्राची जी, कॉमन सिविल कोड आने से हिंदू बहन बेटियों को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो 1956 का जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें ऑलरेडी हिंदू बहन बेटियों को, हिंदू का मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को बहन बेटियों को इक्वल राइट मिल चुका है। तो कॉमन सिविल कोड का जो सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा हमारी मुस्लिम बहन बेटियों को मिलेगा, जहां आज भी 3 तलाक खत्म होने के बाद भी तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, तलाके सुन्नत, इस तरीके के तलाक चल रहे हैं जो कुरियर से हो रहे हैं, पोस्ट ऑफिस से हो रहे हैं, ईमेल पे हो रहे हैं, व्हाट्सएप पे हो रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, टेलीग्राम से हो रहे हैं, तो आज भी चल रहे हैं। तो कॉमन सिविल कोड आएगा तो बंद हो जाएगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबका कॉमन हो जाएगा, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबका कॉमन हो जाएगा। आज भी मैं इस देश के टेनिस स्टार को बदनाम नहीं लेना चाहूंगा, इस देश की टेनिस स्टार हैं, करोड़ों रुपए कमाती हैं एक एक मैच में, उनकी मेहर की रकम मात्र 50,000 रुपए है। अब आप समझ सकते हैं कि टेनिस स्टार की मेहर की रकम अगर 50,000 रुपए है तो सामान्य बहन बेटियों को मेहर रकम कितनी मिलती होगी? 5,000, 10,000 रुपए। ये कोई मतलब 21वीं शताब्दी में आप ईमेल के जरिए, पोस्ट के जरिए तलाक दे रहे हैं और 10,000 रुपए मेहर की रकम दे रहे हैं, ये कोई बात होती है? एक लड़की बेनजीर हिना है, उसको 10,000 रुपए मेहर की रकम मिली और 2,000 रुपए दूध पीने उसके बच्चे को मिला है, नहीं शायद 15,000 रुपए मेहर की रकम है और 2,000 रुपए उसके बच्चे को मिला है दूध पीने का, तो 17,000 रुपए में तलाक हो गया। ऐसे थोड़ी कोई होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे खासतौर पर मुस्लिम बहन बेटियां कॉमन सिविल कोड चाहती हैं। सुप्रीम कोर्ट में मेरे साथ मेरी जो अलग अलग याचिकाएं चल रही हैं, 7 याचिकाएं हैं, सब में मुस्लिम बहन बेटियां आई हुई हैं और पूरे इंडिया से आई हुई हैं। उसमें मैं इकलौता हिंदू हूं, बाकी सारी की सारी उसमें बेनजीर हिना है, नाजरीन निसा है और गुलबर्गा से ठीक है। आपका भी वही कहना है कि इस देश में एक कानून हो जाएगा, सबके लिए वो लागू होगा, उनको इक्वल राइट मिले। हाजिक खान जी, एक कानून आएगा, वो एक कानून हिंदू पर भी लागू होगा, वो एक कानून मुस्लिम पर भी लागू होगा, सिख पर भी, ईसाई पर भी। मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए। अब्दुल मन्नान जी, एक सेकंड रुकिए। देखिए प्राची जी, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव आता है इस तरह के मुद्दे वो उठाती है। कॉमन सिविल कोड का मुद्दा जैसा उत्तराखंड में उठाया गया और आज वो बस्ते में डाल दिया गया, गुजरात में चुनाव हुए फिर बस्ते में डाल दिया जाएगा। 6.5 साल अटल जी की सरकार रही और 8 साल से माननीय मोदी जी की सरकार है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इनको राजनीति नहीं करनी है किसी मसले पर, हिंदुस्तान की औरतों की इनको इतना दर्द है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी बीवी को कितने पैसे भेजते हैं जरा बताया जाए देश को, क्या उनकी मदद करते हैं? पर्सनल टिप्पणी नहीं करते ना मैडम, औरत वो भी है, औरत वो भी है। हम पर्सनल टिप्पणी नहीं करेंगे, किसी के नाम को बीच में लेकर बहुत ज्यादा खराब, बिल्कुल नहीं। ये देखिए किस हद तक गिर गए हैं, उदाहरण अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर कहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी ने इनका काम नहीं चलेगा। करते कुछ तो हमारी बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अपशब्द इस्तेमाल किए। मतलब ये है इस देश के, मतलब देखिए इस्लामिक स्कॉलर अपना नाम रखा हुआ है। कोहली जी एक मिनट रुक जाइए, मैंने रोक दिया बीच में उनको। कोहली जी एक सेकंड रुक जाइए, मैंने उनको बीच में रोक दिया। सरकार ने संविधान बनाया, क्या आपको यही स्कॉलरशिप समझाई गई है? 3,000 किसी के ऊपर पर्सनली हो रहे हैं हिंदुस्तान में, इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? कोहली जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। आपको इस बात पर मिर्ची लग गई कि एक प्रधानमंत्री करेंगे लाल किले से कहता है कि हम अपने आप को स्कॉलर, बिल्कुल सड़क छाप कमेंट आपके आते हैं और उसके बाद आप अपने आप को स्कॉलर कहते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। बिल्कुल मैं कह रहा हूं उसको डंके की चोट पे शर्म आनी चाहिए आपको, औरत कोई भी हो, शर्म आनी चाहिए आपको फॉर मेकिंग पर्सनल कमेंट्स। क्या आपकी बेटी के बारे में, बीवी के बारे में, किसी के बारे में किसी ने यहाँ टिप्पणी की? कोई करेगा भी नहीं, कोई नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग जो है कुछ भी करेंगे। कोहली जी मैं आ रही हूं आपके पास, एक सेकंड रुक जाइए, इसको बात हाथ तक कर सकते हैं और फिर कहेंगे हम स्कॉलर है, इस्लामिक स्कॉलर हो जाएंगे। आपके क्या धर्म ने ये सिखाया क्या? आप क्यों ऐसे करते हैं? शर्म आनी चाहिए। अपने दर्द आता है तो चिल्लाना लगता है। अरे क्या इनकार करता है? अरे खान साहब शर्म करिए, हर चीज की एक सीमा होती है और आप जो है निजी हाजिक खान जी और नलिन कोहली जी, अगर आप औरतों की बात कर रहे हैं, औरतों के हितैषी होने की बात कर रहे हैं, तो कम से कम इस बात का ध्यान रखिएगा। और मैं स्ट्रिक्टली कह रही हूं अपनी चर्चा में, कोहली जी आप भी सुन लीजिए, कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं करेगा, कोई भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। हाजिक खान जी पहले सुनिए, हाजिक खान जी पहले सुनिए, आप औरतों की बात कर रहे हैं ना, आप महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, तो अब मेरी बात भी सुन लीजिए। कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं करेगा, कोई भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा जिससे किसी को आपत्ति हो। आप अपनी अपनी बात रखिए, लेकिन प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, ऐसा उदाहरण मत दीजिए सर।
देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री, जिनको आप बीच में लेकर आ रहे हैं। मत लेकर आइए, मैं मौका नहीं दूंगी, मैं मौका नहीं दूंगी। मैं कॉमन सिविल कोड पर चर्चा कर रही हूँ, कॉमन सिविल कोड पर चर्चा करिए, कॉमन सिविल कोड पर चर्चा करिए। भटकाइए मत, भटकाइए मत, भटकाइए मत, तो वो सबके लिए बनेगा ना, भटका क्यों रहे आप? बोलिए, एक मिनट चाहिए। उन बलात्कार में 3000 रोजाना बलात्कार हो रहे हैं। आपने कितने लोगों को फांसी लगा दी? आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी महिला की कैसी बातें करती है और महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई होती है और उन बलात्कारियों को फुसलाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उन बलात्कारियों को जिन्होंने 11 लोगों का कत्ल कर दिया, 7 लोगों की जान ले ली, एक औरत को बलात्कार कर दिया। सर, चर्चा ऐसे करें ना कि चर्चा से कोई निकल कर आए बाहर। रुकिए आसिफ खान जी, रुकिए आसिफ खान जी, कोली जी एक सेकंड आप भी रुकिए, कोली जी एक सेकंड आप भी रुकिए, एक सेकंड रुकिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। आसिफ खान जी, मैं आपको हर बार टोकती हूँ, मैं फिर आपको टोक रही हूँ। हम मुद्दे और पॉइंट्स पर बात करेंगे, हमें भाषण नहीं देना है यहाँ पर। आप मुझे एक बात बताइए, आपने चलिए ये कहा कि कौन किसका हितैषी, कौन किसका हितैषी नहीं, ये सब खत्म हो जाएगा ना जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। मैं तो कानून, एक मिनट, पहले सवाल पूरा सुनिए, पहले सवाल पूरा सुनिए। तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना, इसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये तो सबके लिए कानून आएगा ना। अगर आपको इतनी चिंता हो रही है सब धर्मों की, तो इस पर तो खुलकर स्वागत करिए। मैडम, कॉमन सिविल कोड जब बनाना सरकार चाहती है तो सारे 8 मजहब के लोगों को बुलाए, सारी पार्टियों के लोगों को बुलाए और बनाए कानून। लेकिन आप बना है नहीं रहे, राजनीति कर रहे हो। आप लाशों के ढेर पर चलकर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाना चाहते हो। आप लोगों को भूख और अफलाक में, लाशों के ढेर की क्या बात करें? इस सड़क छाप आदमी के साथ मैं नहीं बैठने वाला डिबेट में। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आसिफ खान जी, मैं आपको बार बार टोक रही हूँ, आप किसी का कत्ल हो जाए तो राजनीति करेंगे, आप किसी का मैं जा रही हूँ, कोई भी करे, आप करें कोई और पार्टी करे, दूसरे मेहमान के पास जाना पड़ेगा। आसिफ खान जी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी ना, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं जिससे फिर ये मुद्दा ही भटक जाता है। मत करिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। आप एक इंसान की अगर वहाँ उसको चर्चा करके आप उसे मत करिए। स्वागत है आपका, कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप। पीयूष जी, माफी के साथ, चूंकि ब्रेक से पहले आपकी टिप्पणी रह गई थी सर, तो अब आपकी टिप्पणी भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो अरविंद केजरीवाल समर्थन कर रहे हैं बीजेपी का, लेकिन इफ और बट के साथ कह रहे हैं नियत सही नहीं है। तो कैसे भांप लिया आपने नियत बीजेपी की? बहुत सीधी सी बात है कि समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संविधान के, जैसा कि 2 वरिष्ठ वकील बैठे हैं, दोनों मुझसे इस मामले में ज्यादा जानकार हैं। मैं पेशे से चिकित्सक हूं, वकील नहीं, फिर भी मैंने थोड़ा सा पढ़ने की और कुछ समझने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से 5 चीजें हैं जिसके ऊपर सिविल कोड लागू होता है कि मैरिज, सक्सेशन, अडॉप्शन, मेंटेनेंस और डिवोर्स। अलग अलग एक्ट्स अलग अलग टाइम पे बन चुके हैं, जैसे मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट ऑफ 1939 है, और भी एक्ट्स है मेंटेनेंस और डिवोर्स, तो जिसके थ्रू मुस्लिम महिलाओं को डिवोर्स लेने के लिए अधिकार दिए गए हैं संविधान द्वारा। और कई सारे ऐसे एक्ट्स हैं जिसके थ्रू ऑलमोस्ट हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ पहुंच चुके हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि यदि केंद्र सरकार की नीयत यदि साफ हो तो सब लोगों को बिठाकर साथ में बैठकर, सभी धर्मों के लोगों से, सभी राजनीतिक दलों के साथ में बैठकर, और मेरे ख्याल से बनाया जा सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। और संविधान का जो आर्टिकल 44 है वो भी ये बोलता है कि स्टेट शुड स्ट्राइव टुवर्ड्स दैट। तो मेरे ख्याल से इसलिए केजरीवाल जी ने समर्थन किया है। रही बात नियत की, तो नियत की बात इसलिए है कि भाई इसके लिए जो है एक सेंट्रल लेवल से हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा। भारत की पार्लियामेंट इसको पास करेगी, स्टेट्स अलग अलग समितियों का निर्माण जरूर कर सकती है उस पर विचार के लिए। और क्या ये स्टेट सब्जेक्ट है? तो जहां तक मेरी लिमिटेड जानकारी है, मैं ये बात मानता हूं, मेरी लिमिटेड जानकारी है, कौली जी वरिष्ठ वकील है, शायद मुझसे ज्यादा जानते ही हैं इस बारे में। तो मेरा ये कहना है कि भाई ये जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट को ही इसमें लॉ पास करना पड़ेगा। इसलिए नियत पे खोट हमको लगता है कि क्योंकि अभी हमें पता है कि भाई चुनावी आचार संहिता लगने वाली है और कुछ ही दिनों में चुनाव आयोग घोषणा करने वाला है। तो ऐसे टाइम पे एक समिति को बनाना, मतलब इसको चुनावी मुद्दे के रूप में बुलाना है। पर ठीक है, नेवरदलेस ठीक बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है करना चाहिए। और यदि ईमानदार नियत है, साफ नियत है, तो सबको साथ में बिठाया जाए और सबको साथ में बिठा के और एक्ट बनाया जाए। चूंकि आप नियत को लेकर सवाल कर रहे हैं, एक सवाल फिर ये भी खड़ा होता है ना कि चुनाव से ठीक पहले आपके नेता को भी तो याद आई ना हिंदू देवी देवताओं की, वो भी तो अपना सेक्युलरिज्म छोड़कर सीधा सीधा वो आ गए कि भाई नोट पर आप लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर को छाप दीजिए। देखिए, ये भी तो है कि आप भी तो वोट बैंक के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं उसी रास्ते पर जिस पर बीजेपी चल रही है।
मेरा ये सीधा कहना है कि ये डिसीजन अल्टीमेटली आरबीआई को लेना है कि क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा लीगल टेंडर्स के ऊपर। मैं आम आदमी पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूं, पर मैं आम आदमी पार्टी की शिक्षा और स्वास्थ्य की नीतियों का समर्थक, बहुत प्रबल समर्थक हूं, ये बात मैं मानता हूं। पर मेरा जो ये कहना है, बिल्कुल सीधी सी बात कहना है, लक्ष्मी और गणेश की जहां पे बात आई कि भाई क्योंकि चिकित्सक हूं इसलिए हेल्थ की डेफिनेशन से काफी चीजें रिलेट करता हूं। WHO भी बोलता है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग। स्पिरिचुअल तो वर्ड उसमें आ ही जाता है। तो यदि एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है तो अध्यात्म से हमें प्रेरणा तो लेना पड़ेगी। बिल्कुल लेनी पड़ेगी, लेकिन जब आप बड़े-बड़े मंचों से ये दावा करते हैं ना कि हमारी राजनीति अलग है, हमारी राजनीति बीजेपी कांग्रेस से अलग है, फिर आप उसी राह पर चलते हैं तो सवाल आपने एक पॉइंट उठाया, मैं उसका सवाल कोहली जी से ले लूं क्योंकि यहाँ तमाम मेहमानों ने उठाया है। कोहली जी, ना तो अब्दुल मन्नान साहब ना हासिक खान कोई इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए, लेकिन उनका ये कहना है कि आप चर्चा तो करिए, बात तो करिए सभी समाज के लोगों से, आप ऐसे ही लाकर थोप देंगे तो कैसे एक्सेप्ट करेंगे हम? कहाँ थोपा गया है? यही तो मैं कह रहा हूं ना, ये दोहरे मापदंड है। कहाँ थोपा गया है? दोनों जगह उत्तराखंड में समिति बन चुकी है, समिति काम कर रही है। गुजरात में समिति का गठन हो रहा है। ये जो समिति है, ऑब्वियसली कोई रिपोर्ट आती है तो उसमें आदान प्रदान होता है विचारों का, सारे चीज़ों को स्टडी किया जाता है, एक रिपोर्ट आती है, तो कोई थोपा थोड़ी ना जा रहा है, लेकिन उसके तरफ में कदम तो बढ़ाए जा रहे हैं। कदम बढ़ाना भी बंद कर दीजिए। नहीं, आप राष्ट्रीय स्तर पे करिए। राष्ट्रीय स्तर पे जैसे उठाएंगे तो बोलेंगे कि आप क्यों इसको करना चाहते हैं, अभी ये भी चुनाव है। तो देखिए, जो राजनीतिक दल है, जो आपने सही पूछा, आम आदमी सर ये स्टेट सब्जेक्ट है क्या? मैं उनके साथ सर स्टेट सब्जेक्ट है क्या? बड़े अच्छे रूप से तर्क रखते हैं, लेकिन मैं आपको एक सीधी बात, आप ये बताइए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हाउ कैन दिस नॉट बी कंसिडर्ड बाय इवन स्टेट्स? जब आप कहते हो खाने पीने का, रहने का, सब चीज की जो चीजें वहां पर हैं, स्टेट कंसिडर कर सकता है, तो वाई कौन सा कानून जो प्रिवेंट करता है कि स्टेट इस पे काम ना करे? कि कौन सा कानून है? तो आपको मैं ब्लंटली कह रहा हूं कि ये उस दिशा में बहुत अच्छा है। अगर बहुत ज्यादा राज्य अगर एक साथ चाहते हैं, जैसे एक बात बताइए, गोवा में स्पेशल मैरिज एक्ट है, तो मतलब स्टेट ने लागू तो कर दिया ना। प्रिविलेज इसके लिए होता है कि कौन जमीन खरीद सकता है, नहीं खरीद सकता है। तो इसी रूप से कोई स्टेट अगर उस दिशा में काम कर रहा है, उसका स्वागत करना चाहिए, उसकी आलोचना करना अभी क्यों करे? अरे भाई, देर से कभी ना हो, उससे अच्छा है कि हो तो रहा है ना। फिर कहेंगे हम इसका समर्थन करते हैं। कोई समर्थन नहीं कर रहा, घबरा गए ये लोग, क्योंकि इनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, जिसको वहीं दूर रखा जा सकता था, उसमें भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। राजनीति से अलग आप काम कर रहे हैं, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल है। अब्दुल मन्नान जी, कोहली जी कह रहे हैं कि इंतजार करिए। तो भाजपा गई है जो रिस्पॉन्ड कर रही है, क्योंकि भाजपा घबरा चुकी है और जो चीजें अपने दांव में फंसते जा रही है, इसलिए उसको एन चुनाव के पहले यूनिफॉर्म सिविल चुनाव के वक्त तय हो जाएगा। जनता जनार्दन है, सब देख रही है, वही तय करेगी कि किसके दावों पर, किसकी बातों पर भरोसा। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल किससे घबरा गए? आम आदमी पार्टी और केजरीवाल किससे घबरा? आम आदमी पार्टी से भाजपा घबरा रही है। दिल्ली में हवा ठीक नहीं कर पाए, प्रदूषण के ऊपर में बड़ी बड़ी बातें की, घोटाला कर लिया। रोज सुबह एक ड्रामा होता है दिल्ली में, यमुना 7 साल से साफ नहीं हुई, और आप कह रहे हैं हम घबरा गए। यमुना को देख लीजिए और नर्मदा को देख लीजिए, अहमदाबाद की नदी को देखिए और दिल्ली की नदी को देखिए। कोई किसी ने रोका है आपको? यहाँ पर केमिकल का फोम दिखता है। अब्दुल मन्नान जी को चर्चा में लाते हैं। एक सेकंड, कोहली जी और जोशी जी, मैं आऊंगी आपके पास लौटकर। अब्दुल मन्नान जी, कोहली जी कह रहे हैं इंतजार तो करिए, हमने थोपा कहाँ है, हमने तो कमेटी बनाई है, बात करेंगे, बैठेंगे, ये तय करेंगे कि प्रारूप क्या होगा, उसके बाद ही तो लागू होगा, इससे पहले ही आपत्ति क्यों? अश्वनी जी देखिए, इनका काम अश्वनी जी का कि जहां ये फंसते हैं वहां ये कोहली जी कह रहे थे, कोहली जी, नलिन कोहली जी, कोहली जी सॉरी, कोहली जी जहां फंसते हैं वहां ये बता देते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप होगा। ये जानते हैं कि गोवा में अगर हम पहुंचेंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाएंगे तो वहां अगर एक हिंदू महिला 28 साल तक मेल चाइल्ड जन्म नहीं दे सकती है तो मर्द दूसरी शादी कर सकता है। ये गोवा में है और गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है और हिंदू मर्द के लिए है। दूसरी बात है, ये भी जानते हैं कि गोवा में गोकशी होती है, काउ स्लॉटरिंग होती है, और जो है अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया तो नॉर्थ इंडिया का आदमी, गोवा के लोग इसको मानेंगे नहीं, और उनकी वहां इनकी सरकार है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जहां ये फंसते हैं वहां ये बात ले आते हैं। ये कहते हैं कि हम जो है एक सीमित बनाएंगे, एक मीटिंग करेंगे, ये अपने मर्जी से जो चाहते हैं सीमित बना देते हैं।
और वही समिति फैसला कर देती है। जैसे इन्होंने गुजरात में एक कमेटी बनाई और बिल्किस बानो पे इन्होंने फैसला कर दिया कि 11 जो है बलात्कारी जो है वो फ्री कर दिए जाए, तो तुम्हारे ऊपर भरोसा क्या है? आप वही हो जिन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि हम बाबरी मस्जिद नहीं तोड़ेंगे, और आपने तोड़ दिया। और आपका मुख्यमंत्री ने हलफनामा दायर किया, उसने तोड़ दिया। आपके अडवाणी जी ने हलफनामा दायर किया, उन्होंने तोड़ दिया। प्राची जी, अब सवाल ये पैदा यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो अब्दुल मन्नान जी इसमें आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। कई आपने गलत गोवा यहाँ का बयान एग्जाम्पल है। दिया, कई आपने गलत बयान है। अगर आपने गोवा का यही एग्जाम्पल मतलब दिया, AIM की है। अरे है हिंदुस्तान की प्राची पुलिस, जी, 15 मैं आ मिनट रही चले हूँ जाओ फिर हम आपको बताएंगे क्या है। प्राची ये जी, है अश्वनी जी जो AIM, बातें कर रहे हैं, इनकी पार्टी। अश्वनी जी अरे बातें कर हिंदू, रहे हैं, मतलब मन्नान जी, हिंदुस्तान की पुलिस एक मिनट रुक कहाँ ये ले आते जाइए। जो हैं, ये कुछ भी बातें कह कर रहे हैं सकते अब्दुल लोग। मन्नान जी की इस वजह से इस देश में नहीं आ सकता, या जो मंशा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, सर क्या है उसकी असलियत, क्या है जो बता रहे हैं बार बार अब्दुल मन्नान जी? मेरी बात नहीं, सुनिए। अभी ये तो कुमार जी देखिए प्राची जी, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। एक बार सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए प्लीज। अब्दुल जी सुन लीजिए। हाँ, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है प्राची जी। कॉमन सिविल कोड आने के बाद जो अपने अब्दुल जी, धार्मिक एक मिनट रीति रिवाज है लोग ऐसे ही मनाएंगे। जिसको नमाज पढ़ना है नमाज पढ़ेगा, जिसको मंदिर जाना है मंदिर जाना वह है, जिसको गोल टोपी लगाना गोल टोपी लगाएगा, जिसको रक्षा पहनना रक्षा पहनेगा। इससे कॉमन सिविल कोड से क्या लेना देना? जिसको शराब पीना है शराब पिएगा, जिसको मीट खाना है मीट खाएगा, जिसको अंडा खाना है अंडा खाएगा। इससे कॉमन सिविल कोड से क्या लेना देना? अरे कॉमन सिविल कोड से बड़ी सीधी सी बात है, मौखिक तलाक बंद हो जाएगा। चिट्ठी के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए और अंतरदेशी के जरिए जो तलाक चल रहा है ये बंद हो जाएगा। देश की सभी बहन बेटियों को तलाक लेने की प्रक्रिया एक हो जाएगी, तलाक का आधार एक हो जाएगा। इसमें हिंदू मुस्लिम से क्या लेना देना? आप क्यों बहन बेटियों को समान अधिकार की बात आ रही है उससे भाग रहे हो भैया? ये न हिंदू का विषय न मुस्लिम का विषय, ये प्योरली जेंडर जस्टिस जेंडर इक्वलिटी का विषय। समान नागरिक संहिता से हिंदू की बेटी हो या मुस्लिम की, पारसी की हो या ईसाई की, उसके विरासत का अधिकार बराबर होगा, उसको वसीयत का बराबर अधिकार होगा। शादी विवाह की उम्र सबकी समान हो जाएगी। आज भी 9 साल शादी की उम्र चल रही है। 9 साल कोई शादी की उम्र होती है क्या? लेकिन आप चलाते जा रहे हो। तो अगर 9 साल की बजाय 18 साल 20 साल 21 साल हो जाएगी तो सारी देश की सभी बहन बेटियां पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनकी शिक्षा अच्छी रहेगी। इसमें कहां से दिक्कत आ रही है? अगर देश की सभी बहन बेटियों का तलाक लेने का तरीका एक हो जाएगा, मौखिक तलाक बंद हो जाएगा, एक तरफा तलाक बंद हो जाएगा, तो इसमें क्या दिक्कत हो जाएगी? सबको गोद लेने का अधिकार मिलेगा, इसमें कहां से दिक्कत आएगी? सबको भरण पोषण का अधिकार मिलेगा, इसमें कहां से दिक्कत आएगी? देश की सभी बहन बेटियों को गुजारा भत्ता बराबर मिलेगा, इसमें कहां से दिक्कत आएगी? समान अधिकार मिल जाएगा तो इसमें आपत्ति क्या है? अश्वनी जी आप ही को काउंटर कर रहे थे। देखिए, आप अभी ये तलाक पे सबसे ज्यादा बोल रहे थे और तलाक की विभिन्न किस्में भी ये बता रहे थे। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि एक औरत को मान लिया तलाक दिया गया और तलाक देने के बाद उस औरत ने जाके थाने में मुकदमा कायम कर दिया और मुकदमा कायम करने के बाद उसका शौहर जेल में चला गया, तो उस औरत का क्या होगा? क्या उसके घर वाले उसको खाना पीना खिलाएंगे, उसके बच्चों को तालीम देंगे? क्या उसके मायके वाले तालीम देंगे? अरे भैया नहीं तो ये अधिकार है अब्दुल मन्नान जी, किस तरीके की बातें कर रहे हैं? ये अधिकार है उस औरत का, धर्म नहीं है इसमें। वो पहले औरत है और ये उसका अधिकार है कि अगर वो नहीं रहना चाहती किसी रिश्ते में तो वो तलाक लेगी, और अगर उससे गलत तरीके से तलाक दिया गया है तो वो जाएगी कानून के पास। ये उसका अधिकार है, ये राइट्स दे रहा है उसे संविधान। क्या अकेले के बस का नहीं है कि जो सामना कर सको, सब मिलके एक साथ घेरने की कोशिश करते हो? मेरी बात सुनो, तलाक किसी ने दे दिया, घेर नहीं रहा आपको अगर हस्बैंड और वाइफ में नहीं बनती है तो सबसे बड़ी बात है क्या घुट घुट के मरना जरूरी है? क्या घर में जला दिया जाए? क्या किसके घरों में सबसे ज्यादा बहन बेटियां जलती हैं? देखा कि नहीं देखा? अगर किसी की नहीं बनती है तो भाई ठीक है, तलाक ले लो, आप अपने रास्ते पे, हम अपने रास्ते पर, और हम किसी का नाम नहीं मन्नान जी लेते इस बात पर आपत्ति नहीं है। आप मूल प्रश्न को नहीं समझे। नहीं आप इस मूल प्रश्न को नहीं समझे। मैं कह रही हूँ इस बात पर आपत्ति नहीं है। मैं आ रही हूँ। अरे इस बात पर आपत्ति नहीं है साहब, इस बात पर आपत्ति नहीं है। जवाब दोगे? एक की बस की नहीं है कि मुकाबला कर सको। अरे अब्दुल मन्नान जी, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, मैं कहाँ फालतू की बहस में पड़ रहे हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए। अच्छा मेरी बात सुनिए, एक सेकंड रुकिए, मत सुनिए आप अश्विनी जी को, मेरी बात सुनिए। मेरी बात तो सुनेंगे, ये बताइए आपको मैं कहाँ कह रही हूँ आपको कि अगर दो पति पत्नी आपस में उनकी नहीं बन रही है तो वो एक दूसरे को तलाक नहीं दे सकते। मैंने तो मना ही नहीं करा।
लेकिन मैं कह रही हूं उसका एक सिस्टम होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। मेरी बात सुनिए, मैं हाजिर खान साहब को अभी आप लोग घेर रहे थे कि पर्सनल कमेंट कर रहे हैं। अरे मैं वहां नहीं जाऊंगी सर, वहां से वापस आ जाए। मेरी बात सुनो, एक नहीं कम से कम 17 लाख से ज्यादा नॉन मुस्लिम औरतें हैं जिन्हें मर्दों ने शादी बिना तलाक किए ऐसे छोड़ दिया है। मैं ये कह ही नहीं रही, बहस इस बात को लेकर है ही नहीं। आप बहस को गलत दिशा में लेकर जाते हैं, गलत दिशा देते हैं। नहीं मैं ये नहीं कह रही। मतलब ये सारी चीजें छोड़ के मतलब बात करेंगे जो विषय नहीं है। मैं इस पे बात ही नहीं कर रही। यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमान के लिए भी है, हिंदू के लिए भी है, सिख के लिए भी है, ईसाई के लिए भी है। बेसिक बात ये है। हाजिर खान जी रुकिए ना, क्यों ना हो इस देश में एक कानून तमाम धर्मों के लिए। प्राची जी और ऐसी कोई टिप्पणी मत करेगा हाजिर खान जी जिससे किसी को आपत्ति। प्राची जी, सरकार जो आती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कानून बनाए। कॉमन सिविल कोड का अगर कानून बनाना है तो हमारे मुल्क में 8 मज़ाहिब हैं और 8 मज़ाहिब के मुखिया हैं। सरकार, मुखिया, विपक्ष सब बैठे। ऐसे नहीं कि चुनाव आया, आपने ऐलान कर दिया सिविल कोड का, आपने ना आज तक किसी धर्म गुरुओं से बात करी। ये इतना बड़ा मसला है जो कॉमन सिविल कोड का कि हर मजहब के अंदर दरखल अंदाजी होगी। तो हर मजहब के जो जानकार लोग हैं उनको इकट्ठा करना पड़ेगा ना कि आप बना देंगे। मैं ये कहूं कि डॉक्टर जो है नक्शा बना दे, इंजीनियर का नहीं बना पाएगा। और इंजीनियर से कहा जाए कि मेडिसिन लिख दे, नहीं लिख देगा। जो विद्वान है अगर सरकार की नीयत अच्छी है, उनका अच्छा है कि भारतीय महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, जैसे हमारे उपाध्याय जी कह रहे कि मुस्लिम महिलाओं को बड़ा फायदा होगा। तलाक के मामले में मैटर हिंदुस्तान की ना मुसलमान औरत जानती तलाक लेना और ना मुसलमान मर्द देना जानता। तलाक का एक प्रोसीजर है, बहुत लंबा प्रोसीजर है। इसमें 7 लंबे प्रोसीजर को पार करके तलाक है। लेकिन क्योंकि ना तो वो औरत जानती इस्लाम के बारे में, ना वो मर्द जानता, तो और एक तलाक हो जाती है। लेकिन बात यह है कि देश के अंदर चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात करती है, एक दूसरे को लड़ाने की बात करती है, कॉमन सिविल कोड की बात करती है। अरे भाई, 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करो, उनके विकास की बात करो, उनकी एजुकेशन की बात करो, उनके स्कूलों की बात करो। इससे भी तो विकास होगा ना। तमाम जो कुरीति हैं धर्म के नाम पर, कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, मैं तो बार बार कह रही हूं, वो कुरीतियां खत्म हो जाएंगी। आप इस बात को समझिए। कोहली जी फिर से वही चर्चा घूमकर आ गई। हाजिर खान जी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि आप जो कानून लेकर आएंगे वो सबके लिए समान तौर पर लागू होगा। विश्वास की बात नहीं है। नहीं, पहले मैं आपको ना एक इनकी गलतफहमी दूर कर देता हूं कि हिंदुस्तान में संविधान के आधार पर देश चलता है। 1947 में 2 देश विभाजित जब हुए, पाकिस्तान धर्म के रास्ते चला, उन्होंने कहा हम जी धर्म के आधार पर चलेंगे, हिंदुस्तान संविधान के आधार पर चलेगा। ये तय किया तो जो मुस्लिम भाई बहन जी थे जो चाहते थे धर्म के आधार पर रहे वो पाकिस्तान चले गए, और जो चाहते थे कि हिंदुस्तान रहे क्योंकि उन्होंने कहा ये हमारी धरती है, हम यहीं रहेंगे, हम संविधान के आधार पर चलेंगे। संविधान जो है हम सबको, अभी अश्विनी जी ने एक अच्छी बात कही, संविधान की जो उन्होंने परिभाषा बताई, हम सब बराबर हैं। अनुच्छेद 14, वी आर फर्स्ट इक्वल सिटीजन्स बिफोर लॉ। तो यहां पर धर्म गुरुओं को लाकर उनसे बात करने की बात नहीं है। भाई देखिए, जिसको धर्म के आधार पर रहना है वो उस देश में रहेंगे ना जो धर्म के आधार चलेंगे। तो वो कहेंगे हमें इस्लामिक लॉ के आधार पर चलना है, तो फिर उसके लिए 50 ऐसे देश है जहां उनका पूरा अधिकार है। लेकिन हिंदुस्तान में सारे नागरिक बराबर है, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात आती है अधिकार भी बराबर होंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं अधिकार अलग अलग होंगे। ये मूल बात है और इस प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा। लेकिन कोहली जी एग्जांपल ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सबरीमाला में औरतें जाएंगी, लेकिन नहीं जा रही। मेरा सवाल है, आप संविधान का पालन करा रहे हो। सवाल मैं पूछूंगी, सवाल पूछने का काम मेरा है, मुझे करने दीजिए। कोहली जी इस सवाल का जवाब दीजिए ना। उत्तराखंड में ठीक चुनाव से पहले आपको याद आ गया, गुजरात में तो आपकी कई दशकों से 2 दशकों से सरकार है, वहां पर आपको ठीक चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड याद आ गया। पहले क्यों नहीं आपने कोई प्रारूप इसका तय किया? पहले कोई चर्चा क्यों नहीं की? अचानक से जिन कैसे बाहर आ जाता है चुनाव से पहले? 2 जवाब। लक्ष्मी जी की मूर्ति की वजह से। देखिए ऐसा है, मैं इसको खुल के बताता हूं प्राची जी। मैं पार्टी में 20 साल से हूं, मैं आपको बता रहा हूं प्राची जी, 20 साल से पार्टी में हूं, बहुत डिबेट्स में बैठा हूं। अब आप याद करिए, हर चुनाव से पहले, मैं 2002 से बात करता हूं, उससे पहले भी जाइए, हमेशा होती थी चर्चा कि भाई आपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर डाला या नहीं डाला, राम मंदिर आप क्यों उठाते हैं। हम तो राम मंदिर की बात कब से कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तो बात 1950-52 से कर रहे हैं, अनुच्छेद 370 अनुच्छेद की बात हम लोग कर रहे हैं 1952 के आसपास से। तो इसीलिए हम हमेशा इस बात पे बात करते रहे हैं।
अब कोई इस बात को सुनता नहीं है और किसी टाइम पे आते तो हमेशा हम पर यही 27 साल से सरकार है अब क्यों गुजरात बात में कर रहे सरकार। हैं? नहीं बात करते तो कहते हैं 27 आप साल भूल से गए। सरकार है गुजरात अरे में भाई सर। 50 साल से ये चर्चा चलती आ रही है, अगर 70 साल में लोगों को याद नहीं रह रहा है तो ये उनकी गलती है या हमारी है? चुनाव से पहले क्या जनता की जो चीजें हमें लगती है उनकी मांग की, हम जनता के विषयों पे काम कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हमारा एजेंडा जो है पिछले 70 साल से है, तो आप थोड़ी ना कह सकते कि हमें अभी याद आया। यानी चुनाव से याद क्या, इसका हम कोई तो लेना इसमें देना लगातार बोलते गए हैं। चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी ये कह रही है, लेकिन बिल्कुल टाइमिंग नहीं। को लेकर सवाल बरकरार रहेगा। कोहली जी, आप कितना भी बिल्कुल कहते नहीं। रहिए, आपके विरोधी ये पूछते रहेंगे आपसे कि जनाब ये टाइमिंग आपकी चुनाव से ठीक पहले ही क्यों और होती है। कुछ कह नहीं पाएंगे ना हमारे अश्विनी विरोधी, उपाध्याय जी। और क्या कहेंगे हमारे विरोधी? अश्विनी वो घबरा गए हैं ना कि सब पे भाई लड़ेंगे। है तो अल्टीमेटली संविधान का भाग है। स्टेट सब्जेक्ट्स पे नहीं बात ठीक, करेंगे। पीयूष जी मैं आऊंगी आपके पास, पहले अश्विनी जी प्राची, बहुत एक देर से बात कुछ मैं कहना बताऊं। चाह रहे हैं, रुक जाइए। एक बात मैं बताऊं, हाँ देखिए प्राची जी, हम लोग बार बार हिंदू मुस्लिम करते हैं। वास्तव में भारत में तो कोई मुस्लिम है ही नहीं है। भारत में 80% हिंदू हैं, 20% कन्वर्टेड हिंदू हैं, मतलब 80% हिंदू, 20% मतांतरित। इस बहस में नहीं जाएंगे, इसलिए नहीं, उनको जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम के बांटना ठीक नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है। पूरी तरीके से मेरी बेटी हो, हाजी खान साहब की बेटी हो, अब्दुल मन्नान साहब की बेटी हो, नलिन साहब की बेटी हो, सबकी बेटियों को बराबर अधिकार मिले। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, इसमें से 70 करोड़ बहन बेटियां हैं, तो 70 करोड़ बहन बेटियों का राइट समान हो। कॉमन सिविल कोड वही करेगा। कॉमन सिविल कोड एक पति एक पत्नी का नियम लागू करेगा, 4 शादी नहीं करने देगा। कॉमन सिविल कोड बाल विवाह को बंद कराएगा। कॉमन सिविल कोड ये जो मुता मिस्यार होता हलाला इसको बंद करेगा। कॉमन सिविल कोड तलाक लेने की प्रक्रिया एक कर देगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं देश की सभी बहन बेटियों को बराबर अधिकार हो। मुझे नहीं लगता कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको विरोध करना चाहिए। नहीं, विरोध कोई नहीं कर रहा है, विरोध कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पर आसिफ खान जी भी विरोध नहीं कर रहे थे, मन्नान जी भी नहीं कर रहे थे। लेकिन पीयूष जी, कोहली जी कह रहे हैं, एक मिनट पीयूष जी, कोहली जी ये कह रहे हैं कि विरोध करने के लिए आपको बीजेपी के खिलाफ कुछ मिल नहीं रहा है गुजरात में। आपको पता है गुजरात में उनकी स्थिति बेहतर है, इसी वजह से आप सिर्फ और सिर्फ बेवजह के मुद्दे उठा रहे हैं, टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैडम कुछ बताने के लिए बीजेपी को कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए स्टेट सब्जेक्ट्स आधे छोड़ के वो सेंट्रल सब्जेक्ट्स उठा रहे हैं। 27 साल में कुछ काम किया होता तो 6000 स्कूल बंद नहीं होते, 4000 से ज्यादा स्कूल बिना प्रिंसिपल के नहीं होते, 17000 स्कूलों में एक टीचर पे काम नहीं चल रहा होता। तो यदि कुछ काम किया होता तो स्टेट सब्जेक्ट्स का बता देते। 27 साल में सेंट्रल सब्जेक्ट्स लाने की जरूरत नहीं पड़ती। बार बार केजरीवाल को एंटी हिंदू बताना और फिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की समिति बनाना, ये यही दर्शाता है कि 27 साल में काम करने के लिए बीजेपी के पास में दिखाने के लिए ठेंगा बचा है और कुछ नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी ने यदि काम किया होता तो लगातार वो बताती कि भाई हमने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया। जैसे केजरीवाल, आप भी पंजाब में कमेटी बना दो भैया, सर आप भी पंजाब में कमेटी बनाओ। बच्चे मर गए कोचिंग सेंटर में, सीढ़ी भी नहीं थी कि उन्हें उतार लिया जाता। 43 बच्चे जल के भूखे मर गए कोचिंग सेंटर में और एक सीढ़ी भी नहीं थी इतनी ऊंची कि उन्हें बचा लिया जाता। दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं, चेहरे पे दोहरे नकाब। बहुत जल्दी इसको उठा रहे हैं, मुद्दे पे बात हो जाए। हाँ जोशी जी बोलिए। क्योंकि मेरा सिर्फ यही कहना है कि भाई केजरीवाल ने 2020 के चुनाव में आजाद भारत के इतिहास में पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने ये बोला कि काम किया हो तो वोट देना और काम नहीं किया हो तो वोट मत देना। तो सीधी सी बात है कि यही बात अब वो केजरीवाल का गारंटी कार्ड यदि आप देखेंगे तो उसके अंदर जो चीज लिखी हुई है, और सिसोदिया जी ने जाके बोला है कि जो बड़े शहर है उसमें हर 4 बहुत अच्छी बात आप कर रहे थे। बनाएंगे। सुनिए जोशी जी, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं कि इस देश में चुनाव कहीं पर भी हो, किसी कोने में हो, मुद्दे पर होने चाहिए, यही केजरीवाल भी कहते रहे हैं। लेकिन जब मुद्दे पर चर्चा करने की बारी आई, आपने तो कुछ और ही उछाल दिया मार्केट में। मैडम आप तो हिंदू देवी देवताओं पर आ गए। मैं क्या बोल रहा हूँ आप तो हिंदू देवी देवताओं पर आ गए। आप तो बता रहे हैं कि मैं तो कृष्ण का अवतार हूँ। इन तमाम चीजों की आपको जरूरत क्यों आन पड़ी? पूरी नम्रता के साथ में आपसे मैं बोलना चाहता हूं कि मनीष सिसोदिया जी का एक स्टेटमेंट था कि गुजरात के सारे बड़े शहरों में हर 4 किलोमीटर पे एक विद्यालय की स्थापना करेंगे। रखते हैं डिबेट उसके ऊपर, रखिए दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था। आप मौका नहीं देते ना सर, आपके बड़े नेता जो है ना वो कुछ और बोलते हैं और आप टेलीविजन पर आकर कुछ और बोल रहे हैं। वक्त खत्म हो गया पीयूष जी, मैं बीच में आपको रोक रही हूँ। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।